जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रही हैं। देखिए दोस्तों, हम जो हैं जर्नल स्टडीज़ की जो हमारी बुक है 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये जो बुक है ये आपकी टीसीएस पैटर्न पर आधारित है और पूरी बुक की जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है चैप्टर वाइज दी गई है। दोनों मीडियम में ये बुक आपको मिलेगी। नियर बाई जो भी आपका बुक शॉप है उससे आप इसको खरीद सकते हैं। और जो ये सेशन है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ कंटेंट ऐसा होता है जिसको आपको समझना ज़रूरी होता है, तो वो हम आपको समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं आपको साइंस का पोर्शन करवा रहा हूँ और साइंस के अंदर हम जो है बायोलॉजी कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के हमारे सेशन को। बायोलॉजी की सेल के क्वेश्चन, सेल का टॉपिक जो है एक लंबा चला था। उसके बाद हम जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के क्वेश्चन यानी कि हार्ट एंड ब्लड वेसल्स जो हैं उनके क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ब्लड सेल मेड बाय द बोन मैरो। देखिएगा सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ब्लड सेल की फॉर्मेशन किसके द्वारा होती है। बोन मैरो, अस्थि मज्जा के थ्रू जो है आपका ब्लड बनता है। कई दफा आपने क्वेश्चन सुना होगा कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होती है, तो बोन मैरो में होती है। बोन मैरो क्या होती है, बोन के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ होता है, एक बोन है और बोन के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं बोन मैरो। इसको हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। और बोन मैरो में ही ब्लड फॉर्मेशन होती है, या फिर आप ये कह सकते हो ब्लड की जितनी भी सेल हैं, ब्लड सेल जितनी भी हैं, चाहे वो आपकी आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, इन सभी की फॉर्मेशन जो है आपकी बोन मैरो में होती है। हालांकि ये सभी, इन सभी की मृत्यु जो है, इन सभी की डेथ जो है, इनको का जो कब्रिस्तान है वो स्प्लीन है। यानी कि इन सभी की मृत्यु जो है वो स्प्लीन में होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। स्प्लीन यानी कि प्लीहा, प्लीहा स्टेमक जो होता है आपका आमाशय, उसके बिल्कुल साइड में एक बीन शेप स्ट्रक्चर का ऑर्गन होता है जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं। यानी कि रक्त का निर्माण बोन मैरो में होता है, रक्त की मृत्यु जो है वो स्प्लीन में होती है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, बोन मैरो जो है ना, बॉडी के अंदर बोन मैरो जो है वो आफ्टर 4 ईयर बनता है। आफ्टर बर्थ के आफ्टर 4 ईयर बनता है। यानी कि बच्चे में बोन मैरो नहीं होता। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों में बोन मैरो तो होता नहीं है, तो बच्चों में ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ होती है। तो बच्चों में मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, चाइल्ड में, बच्चों में ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होती है। ब्लड फॉर्मेशन जो है, रक्त का निर्माण जो है वो आपके लीवर में होता है। कहाँ होता है अभी, लीवर में होता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ब्लड सेल्स का निर्माण बोन मैरो में होता है, तो इनमें से कौन सी ब्लड सेल नहीं है। तो आपकी ओस्टियोक्लास्ट जो है, ओस्टियो का मतलब होता है बोन, तो ये जो है आपकी ब्लड सेल नहीं है। आपकी आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल सेल्स, जिसको हम इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। और प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट इनका जो है बायोलॉजिकल नेम है ये। और वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इनके नाम को भी आप याद रखिएगा। ये तीनों के तीनों सेल जो हैं सॉलिड पार्ट हैं ब्लड के अंदर। ब्लड जो होता है आपका, ब्लड फॉर्मेशन में 45% जो है, 45% जो है वो सॉलिड पोर्शन होता है जो आपकी ब्लड सेल के रूप में होता है। 55% जो है वो लिक्विड होता है। अगर मैं बात करूं 50, ये सॉलिड में ये तीन आएंगी, और जो 55 यानी कि 55% जो है आपका लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड के अंदर। और लिक्विड पोर्शन में कौन होता है, आपका एकमात्र प्लाज्मा होता है। ठीक है भाई, तो आपको मे बी इसका आंसर मिल गया होगा, कहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है, कैसे होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिम्फ इज लाइट क्लियर फ्लूइड मेड अप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। लिम्फ जो होता है, जो व्हाइट ब्लड, आपने लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम सुना होगा, तो ये एक लाइट क्लियर फ्लूइड है जो डब्ल्यूबीसी से बना होता है। दैट अटैक हार्मफुल डैश इन द ब्लड। तो ब्लड के अंदर किसको जो है अटैक करता है, यानी कि रक्त में हानिकारक किस पर हमला जो है करता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ब्लड के अंदर जो है आपकी जो है डब्ल्यूबीसी होती हैं, और डब्ल्यूबीसी के अंदर जो है लिम्फ होता है। ऐसे मान के चलो, देखिए ऐसे मैं आपकी फॉर्मेशन बताता हूँ तो आपको समझने में जो है आसानी रहे। ब्लड है,
ब्लड में आपकी WBC है, और WBC के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं, लसिका बोलते हैं। लिम्फ जो है वो क्या करता है, देखिएगा आप लोगों ने एक क्वेश्चन सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो WBC है वो एंटीबॉडीज क्रिएट करती है या फिर इम्यूनिटी की फॉर्मेशन करती है। इम्यूनिटी, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनाने का काम, रोग प्रतिरोध क्षमता बनाने का काम, रोग प्रतिरोध क्षमता बनाने का काम किसका है? तो वो जो है आपका WBC का है। ये क्वेश्चन आपने सुना होगा। तो ऐसे ही WBC की लिम्फ जो है वो रोग प्रतिरोध क्षमता बनाती है और ब्लड में आने वाले बैक्टीरिया को किल करती है। लिम्फ जो है वो किसको किल करती है? बैक्टीरिया को क्या करती है? खत्म करती है। इसको आप याद रखिएगा। तो लिम्फ जो है, आपसे आपका ये भी क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया होगा, व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ जो है लाइट क्लियर फ्लूइड है, किसके द्वारा बना होता है? वाइट ब्लड सेल के द्वारा बना हुआ होता है। तो इसको जो हम क्या कहते हैं, ये किसको मार देता है? तो ये बैक्टीरिया को खत्म करता है। ब्लड में जो बैक्टीरिया आता है उसको क्या कर देगा? खत्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्ज बीन शेप्ड लिम्फोइड ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब है रक्त से रिलेटेड है। लिम्फोइड का मतलब जो जिसका रक्त में कोई रोल है, ब्लड फॉर्मेशन में या ब्लड के अंदर कोई रोल है, उसको लिम्फोइड का बोलेंगे हम। बीन लाइक स्ट्रक्चर है। देखिएगा आपको मैं बता देता हूँ, आपका जो ये ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस के बाद ये स्टेमक है, और स्टेमक के बिल्कुल साइड में यहाँ पर एक बीन शेप ऐसे करके मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका ओइसोफेगस है, आहार नली जिसको हम बोलते हैं। ये आपका स्टेमक है, और स्टेमक के बिल्कुल यहाँ पर बीन शेप का एक ऑर्गन होता है। ठीक है, लगभग जो है 12 सेंटीमीटर लंबा होता है ये, और 7.4 जो है चौड़ा होता है ये। इतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं स्प्लीन। स्प्लीन स्प्लीन इंपॉर्टेंट क्यों है? लिम्फेटिक स्ट्रक्चर इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि ब्लड की डेथ जो है, ब्लड की मृत्यु जो है, ब्लड की डेथ जो है, ब्लड डेथ जो है वो यहीं पर होती है। RBC, WBC, प्लेटलेट्स, आप सभी को पता होगा। RBC का जो जीवन काल जो है वो 120 डे है। 120 डेज के बाद RBC यहीं पर मरती है आकर। ठीक है, और WBC का भी आपने जीवन काल सुना होगा। ये जो है आपका 4 डे है, और 4 दिन के बाद WBC यहीं पर मरती है। और प्लेटलेट्स का भी जीवन काल आपने सुना होगा, 7 डे होता है। वैसे मैंने आपको बता दिया है, यानी कि इतने इतने दिन के बाद WBC, RBC और प्लेटलेट्स ये सभी कहाँ आके मर जाती हैं? ये सभी की सभी आपकी जो है स्प्लीन में आकर जो है खत्म हो जाती हैं। इन सभी की फॉर्मेशन कहाँ पर की थी हमने? इन सभी की फॉर्मेशन स्प्लीन में, सॉरी जो है बोन मैरो फॉर्म करती है। बोन मैरो में फॉर्मेशन होती है, में बनती है, और इतनी दिन बाद मरने के बाद स्प्लीन में क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ये सर्कल चलता रहता है, मरेंगी फिर बनेगी, फिर मरेंगी फिर बनेगी, यानी कि ब्लड जो है न्यू बनता रहता है। इसीलिए ब्लड को डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से कुछ नहीं होता। ये सब कहने की बातें हैं कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आ जाएगी, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपका एक नेचुरल फिल्ट्रेशन भी होगा। ठीक है, अगर आपका ब्लड गाढ़ा है तो वो भी जो है सही होगा। तो ब्लड को डोनेट करना चाहिए, मैं तो आपको यही कहूँगा। ठीक है, तो स्प्लीन जो है इसको रक्त का कब्रिस्तान भी कहते हैं। रक्त का कब्रिस्तान भी इसीलिए कहते हैं, कब्रिस्तान, क्योंकि यहीं पर जो है ब्लड की मृत्यु होती है। इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। ब्लड बैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के अंदर एक्स्ट्रा ब्लड बन जाता है, एक्स्ट्रा ज़्यादा बन जाता है बोन मैरो के थ्रू, तो एक्स्ट्रा ब्लड जो है वो यहीं पर इकट्ठा होता है। एक्स्ट्रा ब्लड जो होता है, एक्स्ट्रा रक्त जो होता है वो कहाँ इकट्ठा होता है? वो आपके स्प्लीन में होता है। तो कहते हैं ना, स्प्लीन मतलब जो है एक्स्ट्रा ब्लड जहाँ पर इकट्ठा होगा उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम जो, जैसे हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा तो हम बैंक में जमा करते हैं, सेम ऐसे ही स्प्लीन इज द राइट आंसर। थाइमस एक ग्लैंड है जो चेस्ट में पाई जाती है। चेस्ट में पाई जाने वाली एक ग्लैंड है, चेस्ट ग्लैंड है, चेस्ट में पाई जाने वाली एक ग्लैंड है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, टॉन्सिल जो होती है आप सभी को पता होगा, गले में टॉन्सिल होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होगा। मेरे थोड़ी मतलब जो मुझे तो है थोड़ी प्रॉब्लम है अब फिलहाल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लड प्रेशर? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज ब्लड प्रेशर। आप सभी को पता है हार्ट जो है एक मोटर की तरह काम करता है और ब्लड को पंप करता है। और हार्ट से जो ब्लड वेसल्स आती हैं जिनको हम बोलते हैं आर्टरीज, आर्टरीज होती हैं जिनको हम धमनी बोलते हैं। धमनियों के अंदर जो है ये मेनली ब्लड प्रेशर जो पाया जाता है। ये प्रेशर है क्या?
आप कहोगे कि सर रक्त द्वारा बनाया गया प्रेशर, नहीं। वास्तव में क्या होता है, हार्ट जो होता है ये कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, बंद मुट्ठीनुमा स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे काम करता है, खुलता है बंद होता है, खुलता बंद होता है, खुलना सिस्टोल, बंद होना डिस्टोल, सिस्टोल डिस्टोल, सिस्टोल डिस्टोल, और इसी को हम बीपी कहते हैं। कोई भी प्रेशर कब बनेगा, हार्ट खुलेगा और बंद होगा, इसको ही बीपी कहेंगे। प्रेशर कैसे बनेगा, खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा, यहां से ही प्रेशर बनेगा, और हार्ट के खुलने को हम बोलते हैं सिस्टोल, सिस्टोल, और हार्ट के बंद होने को हम बोलते हैं डायस्टोल। और द वैल्यू ऑफ सिस्टोल एंड डिस्टोल, यानी कि सिस्टोल बाय डिस्टोल, यानी कि 120/80 आप देखते होगे, ये जो है आपकी क्या होती है, आपका बीपी होता है। यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 सिस्टोल, यानी कि 120 आपका जो जो है सिस्टोल होगा, और 80 ऑफ एचजी जो है आपका डायस्टोल होगा। ये बात आप याद रखिएगा, इसी को हम जो है आपका ब्लड प्रेशर बोलते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पर जो है आपका सिस्टोलिक प्रेशर 120 होगा, सिस्टोलिक प्रेशर 80 नहीं होगा, सिस्टोलिक प्रेशर 72 नहीं होगा, सिस्टोलिक प्रेशर 160 नहीं होगा, सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 120 होगा, और जो है डायस्टोलिक प्रेशर 80 ऑफ एचजी होगा। कई दफ़ा एग्जाम में अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लड का सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, डायस्टोलिक कितना होता है। हम रटे रहते हैं कि 120/80 ऐसे करके रटे रहते हैं, आपको ऐसे रटना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि 120 वैल्यू किसकी है और 80 किसकी है। मैं बता देता हूँ, खुलना बंद होना, खुलना बंद होना, ये सिस्टोल डायस्टोल है, इन्हीं की वैल्यू जो है आपकी ये है। और सिस्टोल डिस्टोल के रेट से ही आपकी जो है धड़कन बनती है, हार्ट बीट जो होती है वो सिस्टोल डिस्टोल से ही बनती है। सिस्टोल और डिस्टोल को मिलाकर हम हार्ट बीट बनाते हैं। तो हार्ट बीट क्या है, सिस्टोल और डिस्टोल, तो ये रेशियो ऑफ सिस्टोल और डिस्टोल क्या है, आपका ब्लड प्रेशर है। एंड द एडिशन ऑफ सिस्टोल एंड डिस्टोल जो आपका क्या है, हार्ट बीट है। हार्ट बीट 72 होती है, 72 पर मिनट होती है, ये हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट होती है। हार्ट बीट जो होती है, जिसको हम पल्स रेट भी बोल देते हैं, ये 72 बार होती है 1 मिनट के अंदर। और जब हार्ट सिस्टोल डिस्टोल करता है तो ये लब डब की साउंड करता है, तो इसलिए हार्ट की जो साउंड जो होती है वो कैसी होती है, लब और डब जो होती है ये साउंड हार्ट की होती है। इनको आप पॉइंट नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। Swollen blood veins resulting from the valves that do not close properly or called। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, वाल्वों के ठीक से बंद न होने के कारण सूजी हुई नीली नसों को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। देखिएगा पहला क्वेश्चन सिस्टेमिक, उसके बाद जो है आपकी वेरिकोज वेन, डीप वेन, और जो आपका नेक्स्ट है आपकी सुपरफिशियल वेन्स। तो इसमें देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शंस को नेगलेक्ट कर लो। सिस्टमिक वेल, सिस्टमिक मतलब प्राणीगत, प्रणालीगत, प्रणालीगत है, ठीक है भाई, यहाँ पर इसने बात की है सूजी हुई से, ठीक है, तो ये प्रणालीगत है तो सूजी हुई नहीं हो पाएंगी। गहरी, डीप का मतलब अंदर की तरफ गई हुई है, तो ये भी सूजी हुई नहीं है। दो बचती हैं, तो सुपरफिशियल बचती हैं। सुपरफिशियल का मतलब होता है जो ऊपर होती हैं, जो ऊपर दिखाई देती हैं, उनको हम बोलते हैं सुपरफिशियल वेन। और दूसरी होती हैं आपकी वेरिकोज वेन। वेरिकोज होती हैं जो थोड़ी सूज जाती हैं, सूजी हुई होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जो स्वलन होती हैं उनको हम जो है वेरिकोज वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिकोज वेन बोलते हैं। ये आपको बार दिख रही है, ये वेन ही है। वेन्स के अंदर जो है आपका इम्प्योर ब्लड होता है, CO2 वाला ब्लड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विच इज ए स्पेशलाइज्ड एक्सक्रेटरी सेल फाउंड इन प्लेंटे हेलमेंथिस। हम कर चुके हैं प्लेंटे हेलमेंथिस की वो सेल जो बाहर की तरफ उभरी हुई होती हैं और जो आपकी जो है वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए जो है काम आती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फ्लेम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल बोलते हैं। ये हम कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा इसमें समय नहीं लगाएंगे। सीजीएल टायर 2 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है प्लेंटे हेलमेंथिस में, तो आपको याद रखना है, दीज आर फ्लेम सेल। नेक्स्ट देखिएगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी क्या है देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, 149 ग्राम का एक ऑर्गन है, बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, दो होती हैं किडनियाँ, डोर्जल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, पीछे की तरफ होती हैं। मेनली किडनी क्या करती हैं, किडनी जो है ब्लड को फिल्ट्रेट करती हैं। किडनी क्या करती हैं, ब्लड फिल्ट्रेशन करती हैं, ब्लड फिल्ट्रेशन करने का काम जो होती है वो किडनी करती हैं। या फिर आप ये कह सकते हो ब्लड को प्योर करती हैं, या फिर आप ये कह सकते हो यूरिन की फॉर्मेशन करती हैं। यूरिन फॉर्मेशन करना काम किसका है, ये आपकी किडनी का है। ठीक है, किडनी का है। मेन काम जो है आपके ब्लड को फिल्ट्रेट करना है। अगर ब्लड में जो इम्प्योरिटीज है उसको हम क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं।
और ब्लड को फिल्ट्रेट करने के लिए किडनी के अंदर जो है एक छालनी लगी होती है, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ छालनी, यानी कि ब्लड को छानने के लिए एक छालनी लगी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। और ये छलनी ही आपकी यूनिट ऑफ किडनी है। किडनी की यूनिट जो है यही छलनी है। तो यूनिट ऑफ किडनी इज आपका नेफ्रॉन। मेडुला ब्रेन का हिस्सा है, मेडुला ब्रेन का हिस्सा है। कोर्टेक्स, कोर्टेक्स जो है किडनी के ऊपर का हिस्सा है। यूरेटर, यूरेटर जो है किडनी से जो डक्ट आती है यूरिन को लेकर, उसको हम यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपकी दो किडनी होती हैं ऐसे, ये आपकी किडनी है दो, ठीक है, और किडनी से जो है ये डक्ट आती हैं, और यहाँ पर जो है आपका यूरिनरी ब्लैडर बना हुआ होता है, जहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है। ये देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये किडनी है, ये जो है आपका, ये आपका जो है यूरेटर है, यूरेटर, और ये जो है यूरिन ब्लैडर है, यूरिन ब्लैडर है। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये जो है आपका यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन शरीर से बाहर निकलता है। तो ये किडनी होता है। तो आपको याद रखना है, नेफ्रॉन ही यूनिट होती है, इसीलिए किडनी के अध्ययन को हम नेफ्रोलॉजी बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं किडनी के अध्ययन को। और किडनी के डॉक्टर को हम नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। यानी कि नेफ्रो रूट वर्ड रिलेट टू किडनी, नेफ्रो रूट वर्ड जो है किडनी से रिलेट करता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर इन यूरिन। देखिएगा, यूरिन जो होता है ना, यूरिन, जब आपके ब्लड के हीमोग्लोबिन टूटता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन टूटने लग जाता है, और टूटने से ब्लड के हीमोग्लोबिन का एक पिगमेंट रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं यूरोक्रोम। क्या बोलते हैं? यूरोक्रोम। और यूरोक्रोम की वजह से ही यूरिन का कलर जो है वो येलो हो जाता है। आपने देखा होगा, जब हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करते हैं, कोई भी मेडिसिन खाते हैं, तो उस टाइम पर हमारा जो यूरिन है उसका कलर येलो हो जाता है। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि वो मेडिसिन जो है हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन को ब्रेक करती हैं, तोड़ती हैं, और हीमोग्लोबिन टूटकर यूरोक्रोम बनाता है, या फिर आप ये कह सकते हो यूरोबिलीन बनाता है। ठीक है, तो यूरोबिलीन जो है आपका, यूरोबिलीन जो है ये पिगमेंट बनेगा। इसको यूरोक्रोम भी बोल देते हैं, यूरोक्रोम भी बोल देते हैं, गलत मत कीजिएगा। बिलीरुबिन जो आपके लीवर का बाइल जूस जो होता है ना, जिसको हम पित्त रस बोलते हैं, बाइल जूस का येलो कलर जो है, येलो कलर जो है, येलो कलर जो है वो किसकी वजह से होता है? ये जो है आपके बिलीरुबिन की वजह से होता है। एल्बुमिन जो है वो एग के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन है। कैरेटेनाइन जो है वो गाजर का जो लाल रंग होता है वो कैरेटेनाइन की वजह से होता है। तो आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, किसका कलर किसकी वजह से होता है। एल्बुमिन वाइट जो पोर्शन होता है एग का, वो एल्बुमिन की वजह से होता है, और गाजर का लाल रंग जो होता है वो कैरेटेनाइन की वजह से होता है। ये कलर की फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले तो ग्लैंड क्या होती है? ग्लैंड एक स्पेशल टाइप के ऑर्गन होते हैं जो केमिकल रिलीज करते हैं। अब केमिकल बॉडी से दो टाइप के रिलीज होते हैं। ग्लैंड भी इसलिए दो टाइप की होती हैं, हालांकि ग्लैंड तीन टाइप की होती हैं। ग्लैंड ऑर्गन होते हैं, और ग्लैंड यानी कि ग्रंथि, और ग्रंथि दो टाइप के, मेनली दो टाइप के केमिकल रिलीज करते हैं। एक होते हैं एंजाइम, एंजाइम, और एक होते हैं आपके हार्मोन, हार्मोन। ये दोनों के दोनों प्रोटीन होते हैं। और जो ग्लैंड एंजाइम रिलीज करती हैं, जो ग्लैंड एंजाइम रिलीज करती हैं, उनको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं, एक्सोक्राइन बोलते हैं, एक्सोक्राइन बोलते हैं। और जो हार्मोन रिलीज करती हैं उनको हम एंडोक्राइन बोलते हैं। अब आप कहोगे कि सर इनका नाम एक्सो का मतलब बाह्यस्रावी, एंडो का मतलब अंतःस्रावी क्यों पड़ा? क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं इनके पास डक्ट पाई जाती है, डक्ट फुल ग्लैंड होती हैं, डक्ट होती हैं, और बाहर से ही एंजाइम रिलीज करती हैं। इनके पास डक्ट नहीं होती, डक्ट नहीं होती, बिना डक्ट के होती हैं, और ऑर्गन के अंदर पाई जाती हैं। ये ऑर्गन के बाहर पाई जाती हैं, एक्सोक्राइन बाह्यस्रावी कहलाती हैं, डक्ट फुल होती हैं, डक्ट के थ्रू एंजाइम अंदर आता है। इनके पास डक्ट नहीं पाई जाती, ऑर्गन के अंदर ही होती हैं, इसलिए इनको एंडोक्राइन कहते हैं। अगर मैं बात करूं एंजाइम रिलीज करने वाली, तो एंजाइम रिलीज करने वाली जो ग्लैंड है आपकी, एंजाइम रिलीज करने वाली ग्लैंड, उनमें आपकी लीवर है, मेन जो है आपका लीवर है। दूसरी आपकी स्लेवरी ग्लैंड है, स्लेवरी
ग्लैंड है, लैक्रीमल ग्लैंड है, लैक्रीमल ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, पसीना ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं, ये सारी ग्रंथियां जो हैं जेस्ट्रिक ग्लैंड है, जेस्ट्रिक ग्लैंड है, ये आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और एंडोक्राइन में आपकी कौन कौन सी हैं, जैसे कि आपकी पीनियल ग्लैंड है, पीनियल है, पिट्यूटरी है, पीयूष ग्रंथि जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी है, ठीक है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, और भी बहुत सी हैं आपकी, थाइमस है, थाइमस है, थायराइड है, एड्रीनल हैं, और भी ग्लैंड हैं जो आपकी कैसी हैं, जो आपकी हार्मोन रिलीज करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया कौन सी ग्लैंड सबसे बड़ी है, हालांकि इसका आंसर तो देखते ही बनता है कि सबसे बड़ी जो है आपकी कौन है, लीवर है। अगर आपसे ये क्वेश्चन ऐसे ना देकर ऐसे दे देता कि ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी जो है आपकी एंडोक्राइन लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, एंडोक्राइन, तो उस टाइम पर इसका आंसर लीवर ना होकर तो उस टाइम पर इसका आंसर जो है वो कौन होता, थायराइड होता। क्या होता, थायराइड होता। एंडोक्राइन में सबसे बड़ी ग्लैंड जो है वो आपकी कौन है, थायराइड है। इंपॉर्टेंट है, भी नोट कर लीजिएगा। वैसे सबसे बड़ी लीवर है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों में मिलाकर, लेकिन एंडोक्राइन में सबसे बड़ी कौन है, आपकी थायराइड है। सेम ऐसे ही स्मॉलेस्ट कौन है, तो सबसे छोटी आपकी पीनियल है, स्मॉलेस्ट। अब आप कहोगे सर नहीं, पिट्यूटरी पढ़ी है हमने, पढ़ी है तो पढ़ी है, काट दो उसको दिमाग में से। सबसे छोटी ग्रंथि जो है पीनियल है, ब्रेन में ही होती है, उसके बाद पिट्यूटरी होती है। ठीक है, उसके बाद कुछ ग्लैंड ऐसी होती हैं जो मिक्स्ड ग्लैंड होती हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स का मतलब जिनके पास एंजाइम भी होता है, हार्मोन भी होता है, जिनके पास एंजाइम भी होता है और हार्मोन भी होता है, यानी कि जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होती हैं। जैसे कि आपकी पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है, और ट्रिप्सिन, पेप और ट्रिप्सिन वगैरह, अमाइलेज, लाइपेज, ये एंजाइम रिलीज करती है, इसलिए ये मिक्स्ड ग्लैंड है। तो ये सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड, लार्जेस्ट लिख दो। तो आपसे कभी भी कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर दे दीजिएगा इनके ग्लैंड्स के बारे में। हालांकि ग्लैंड्स का टॉपिक आगे आएगा तो उसको हम अच्छे तरीके से और भी करेंगे। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन में पाई जाती है, टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, इसलिए इसको थर्मामीटर ऑफ बॉडी कहते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि मास्टर ग्लैंड आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है और उसी को कंट्रोल करती है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट भी प्रोबसिस ग्लैंड इज एक्सक्रेशन इज प्रेजेंट इन फाइलम। तो आपकी सूंड ग्रंथि जो हो किस में पाई जाती है, देखिएगा आपकी फाइलम 11 फाइलम होते हैं, आप सभी को पता होगा, तो ये डायरेक्ट आपको फैक्ट के रूप में याद रखोगे तो दी बेस्ट रहेगा। जैसे हम जो हैं कोर्डेटा होते हैं, और ऐसे ही हेमिकोर्डेटा होते हैं। तो हेमिकोर्डेटा जो होते हैं, हालांकि जो और फाइलम जो हैं कोर्डेटा के अलावा, उनमें जो है ग्लैंड्स ज़्यादा नहीं पाई जाती, लेकिन कोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा, इनमें ज़्यादा ग्लैंड पाई जाती हैं। तो आपकी सूंड ग्रंथि जो है, प्रोबोसिस ग्लैंड जो है, वो आपकी सेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा के अंदर पाई जाती है। हेमिकोर्डेटा इज द राइट आंसर, हेमिकोर्डेटा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट को देखिएगा, विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस कोर्टिसोल, कोर्टिसोल जिसको हम जो है स्ट्रेस सेक्स साल्ट हार्मोन बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, कोर्टिसोल, या फिर इसको जो है हम 3S हार्मोन के नाम से जानते हैं, 3S या 4S। ये सेक्स को भी कंट्रोल करता है, ये स्ट्रेस को भी कंट्रोल करता है, और ये साल्ट को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 3S के नाम से जानते हैं। इसको 3F के नाम से भी जानते हैं, 3 फियर, फाइट और फ्लाइट। और ये आपका है एड्रिनल ग्लैंड। किस ग्लैंड का है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है एड्रिनल हार्मोन रिलीज करता है, इसको 3F के नाम से भी जानते हैं, फियर, फियर, फाइट, फाइट और फ्लाइट, इनके नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है भाई, थायराइड ग्लैंड गले में पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में पाई जाती है, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, और पीनियल ग्लैंड ब्रेन में पाई जाती है, सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है। काम क्या है सर जी, तो आपके सोने और जगने की क्रिया जितनी भी होती हैं, इसको डे नाइट ग्लैंड बोलते हैं, इसको रात की ग्लैंड बोलते हैं, इसको रात की रानी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जितने भी हम सोने या जगने का काम होता है, क्योंकि ये मेलेटोनाइन हार्मोन रिलीज करती है जो आपके सोने के एक्शन को कंट्रोल करता है, यानी कि नींद के एक्शन को कंट्रोल करता है। तो सी इज द राइट आंसर।
कोर्टिसोल जो है या स्ट्रेस हार्मोन जो है वो आपका एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बॉडी एंड ग्लैंड्स मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का थर्मामीटर किसे कहा जाता है, तो वो आपका हाइपोथायराइड ग्लैंड को कहा जाता है, हाइपोथायराइड ग्लैंड। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर इसमें थर्मामीटर ऑफ बॉडी कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, इसलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड सभी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, इसलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ऑल ग्लैंड कंट्रोल, ऑल ग्लैंड कंट्रोलर। बट हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, ये सभी भावनाओं को, ऑल फीलिंग्स जितनी भी हैं, फीलिंग्स को कंट्रोल करने का काम भी किसका है, ये भी आपका हाइपोथैलेमस का है। यानी कि दुख सुख प्यार प्रेम मोहब्बत डर भय प्यास, ठीक है, भूख, इन सभी को, ये सारी फीलिंग्स हैं। भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, डर लग रहा है, दुख हो रहा है, खुशी हो रही है, ठीक है, टेम्परेचर फील हो रहा है, टेम्परेचर, ये सारी फीलिंग्स हैं। ऑल फीलिंग्स आर कंट्रोल्ड बाई हाइपोथैलेमस। और थायराइड ग्लैंड के बारे में पता ही है, ये गले की ग्रंथि होती है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, आयोडीन इसके अंदर होता है। इसके अंदर या फिर आयोडीन की कमी से या थायरोक्सिन की कमी से हमारे शरीर में गोइटर डिसऑर्डर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, डैश ग्लैंड्स रिलीज टीयर्स फ्रॉम आईज। आंखों के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है, लैक्रिमल ग्लैंड होती हैं। कुछ ग्लैंड्स के बारे में मैं बता देता हूं जिनके बारे में नाम पता नहीं होता, हिंदी में भी इसको लैक्रिमल बोल देंगे। ऐसी एक ग्लैंड होती है स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, हिंदी में इसको स्वेट ही लिख देंगे, स्वेट ऐसे लिख देंगे स्वेट, इसलिए हिंदी मत कीजिएगा। स्वेट ग्लैंड जो होती है वो पसीना ग्रंथि होती है, उससे क्या निकलता है, पसीना निकलता है। लैक्रिमल से क्या निकलता है, आंसू निकलते हैं। एक होता है मेमरी ग्लैंड, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और हम गलत कर देते हैं। मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड जो होता है इसमें से क्या निकलता है, दूध निकलता है। इनको मिल्क ग्लैंड भी कहते हैं, महिलाओं में पाई जाती है मिल्क ग्लैंड। बच्चों को जो है दूध पिलाने के लिए जो है आपकी मेमरी ग्लैंड होती हैं, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये ग्लैंड। ये सिंपल हैं लेकिन जब इनके नाम इंग्लिश में आते हैं तो हिंदी मीडियम वालों के साथ जो है गड़बड़ हो जाती है। वैसे इसको हम जो है मिल्क ग्लैंड के नाम से जानते हैं, मिल्क ग्लैंड के नाम से जो है इसको हम जानते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज लीप शेप्ड फ्लैप ऑफ कार्टिलेज लोकेटेड बिहाइंड टंग। टंग के पीछे होता है, एट द टॉप ऑफ लैरिक्स, लैरिक्स के ऊपर होता है, ये लैरिक्स है, और लैरिक्स के नीचे जो आपकी ट्रैकिया है, सांस की नलकी है, यानी कि सांस की नलकी के ऊपर होता है। ऑप्शंस को नेगलेक्ट करोगे, देखिएगा मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आज के टाइम पे पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं डायग्राम बेस। तो आप जब कभी भी किसी भी चैप्टर को करो ह्यूमन एनाटॉमी के, तो आपको डायग्राम अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछ लेता है कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है, कैसे लोकेटेड है, क्या करता है। तो यहाँ पर देखो, गाल ब्लैडर लीवर के नीचे होता है, ये लीवर के नीचे होता है, लीवर के नीचे होता है, नीचे क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है। लीवर द्वारा रिलीज किया गया बाइल जूस जो है स्टोर करने का काम किसका है, इसी का है। इलियम, जेजुनम, ये दोनों के दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, दोनों के दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के पार्ट हैं। और यहां पर आपसे क्वेश्चन किससे पूछा है, क्वेश्चन पूछा है टंग के पीछे, तो टंग के पीछे बच तो एक ही गया, एपिग्लोटिस। याद रखिएगा, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन पहला, भोजन को सांस की नलकी में जाने से कौन रोकता है, भोजन को सांस की नलकी, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, में जाने से रोकता है। कौन रोकता है भी, आपका एपिग्लोटिस। ठीक है, ये जैसे ही हम भोजन को निगलते हैं ये बंद हो जाता है, ये ऐसे उठा हुआ होता है, जैसे ही निगलोगे ये नीचे पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इन बॉयज द ग्रोविंग लैरिक्स इज विजिबल एज द डिस्टिंक्ट बग एट द फ्रंट ऑफ थ्रोट कार्ट। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं लैरिक्स के बारे में बताता हूँ। इसको हम साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, साउंड बॉक्स।
क्योंकि आवाज़ यहीं से आती है। इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, हम बोलते इसी से हैं, ठीक है। इसको वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स, ठीक है। एडम्स एप्पल भी बोलते हैं इसको, एप्पल कोड भी बोलते हैं इसको, एप्पल क्योंकि इसके शेप जो होता है एप्पल की तरह होता है, तो एप्पल कोड भी बोलते हैं। और मेनली मेल के अंदर, पुरुष के अंदर इसमें एक उबार आ जाता है, बाहर की तरफ दिखने लग जाता है ये, और इसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं उस टाइम पर, एडम्स एप्पल। एक बात याद रखिएगा, एडम्स एप्पल वर्ड जो है वो केवल मेल के लिए है, केवल मेल के लिए, जरूरी नहीं है केवल मेल के लिए। एडम्स एप्पल जिसको होगा उसकी आवाज़ भारी हो जाएगी, महिलाओं को भी निकल सकता है, लेकिन मेनली मेल में होता है, मेनली मेल में होता है। एक बात याद रखिए, आवाज़ का मोटा या पतला होना, आवाज़ का मोटा या पतला होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? साइज ऑफ लैरिक्स के ऊपर, साइज ऑफ लैरिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। लैरिक्स का साइज जितना बड़ा होगा, देखिएगा मेल जो होता है, मेल के लैरिक्स का साइज जो है 20 mm का होता है, और फीमेल का मेनली 15 mm का होता है। जरूरी नहीं है फीमेल का 20 हो सकता है, मेल का 15 हो सकता है, तो आवाज़ उतनी ही पतली हो जाएगी। लता मंगेशकर का 12.5 था, इसीलिए जो यूएसए की एक कंपनी थी उसने उसके लिरिक्स को ही खरीद लिया था, मरने के बाद उसके लिरिक्स के ऊपर अधिकार हमारा हो जाएगा। तो जैसे ही लता मंगेशकर जी मरी, वैसे ही उसके लिरिक्स को कौन ले गई? अमेरिका की एक साउंड कंपनी ले गई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? एडम्स एप्पल होगा। इसको हम कंठामणि बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंठमणि बोलते हैं, कंठमणि, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। breakdown of pyruvate into lactic acid and energy in lack of oxygen takes place in which of the following? देखिएगा हमने जो है सेलुलर रेस्पिरेशन किया था, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पायरुविक एसिड बनाता है, एटीपी बनाता है और CO2 रिलीज करता है। लेकिन जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की कमी होती है, ग्लूकोज तो पूरा होता है लेकिन ऑक्सीजन जो हो कम होता है, तो उस टाइम पर एनर्जी तो बनती है, उसके साथ साथ लैक्टिक एसिड भी बनती है, लैक्टिक एसिड भी बनती है, और वो लैक्टिक एसिड मसल्स में जम जाती है, और मसल्स में जमने की वजह से मसल्स में पेन करती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पेन इन मसल इज ड्यू टू, तो ह्यूमन मसल्स के अंदर जम जाती है और जिसकी वजह से पेन होता है, ह्यूमन मसल सेल के अंदर जम जाती है जिसकी वजह से मसल में पेन होता है, और वो एसिड कौन सी होती है? लैक्टिक। यहाँ पर एक कंफ्यूजन आता है, देखिएगा एक क्वेश्चन आता है मांसपेशियों में दर्द, और एक क्वेश्चन आता है जोड़ों में दर्द। दो देखिएगा, हिंदी में लिख रहा हूं मांसपेशी में दर्द, और एक लिख रहा हूं जोड़ों में दर्द। तो गठिया बोलते हैं, अर्थराइटिस बोलते हैं, अर्थराइटिस, और ये जो है आपका मसल्स में। मांसपेशियों में पेन किस एसिड की वजह से होता है? ये क्वेश्चन गलत मत कर दीजिएगा। मांसपेशियों में जो है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, लेकिन जोड़ों में जो दर्द होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्थराइटिस बोलते हैं, अर्थराइटिस बोलते हैं। ये जो है किसकी वजह से होता है? ये यूरिक एसिड के जमाव से होता है। ये जब ये क्वेश्चन आ जाता है और ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके जमाव से क्या होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग रेस्पिरेशन? श्वसन से संबंधित कौन सा ठीक है, देख लेते हैं। रेगुलर ट्रांजिशनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग टू टेक मोर एयर, इसको हम बोलते हैं TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, जो लगभग 6000 ml होती है मिली। ओक्का वगैरह पीने वालों को जो है ये कम होती है, तम्बाकू का सेवन करने वालों को। TLC क्या होती है? देखो, मैं कितनी गैस अंदर ले सकता हूं, इसको बोलता हूं TLC, और जितनी TLC मेरी ज़्यादा होगी उतने मेरे लंग्स अच्छे होंगे। अगर मैं स्मोकर हूं तो मेरे लंग्स में स्मोक ऐड हो जाएगा और जो TLC जो हो कम हो जाएगी, यानी कि मेरा जो रेस्पिरेशन जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, इसको बोलते हैं TLC। एक होती है RLC, रेजिडुअल लंग कैपेसिटी, ये TLC है, लेकिन जैसे ही मैं छोड़ देता हूँ उसके बाद भी लंग्स में कुछ गैसें बचती हैं जिसको हम बोलते हैं RLC, रेजिडुअल लंग कैपेसिटी, वो लगभग 3000 के करीब होती है। टोटल लंग कैपेसिटी इसको कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। जितनी आपकी ज़्यादा TLC होगी उतनी हम एयर को ज़्यादा ले पाएंगे, ठीक है। ड्यूरिंग इनहेलेशन, यानी कि सांस लेने के दौरान, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम्स मूव डाउन, बिल्कुल
जैसे ही हम क्या करेंगे, रिब्स ऊपर की तरफ आएंगी, डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा। ये डायफ्राम होता है नीचे, यहाँ पर कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होता है जो लंग्स जिसके ऊपर टिके हुए होते हैं। जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं, ये बाहर और ये नीचे, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल आपका ठीक है, दोनों जो आपके स्टेटमेंट ठीक है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से जो हैं करेक्ट हैं, तो बोथ आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट जो हैं आपके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एक्सहेल्ड बाय ह्यूमन लंग्स। यानी कि हम जब सांस को छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी छोड़ी जाती है। चलिएगा मैं इस कंसेप्ट को आपको पूरा ही क्लियर करवा देता हूँ। होता क्या है देखिएगा, हम 100% गैस इनहेल करते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं इनहेल, 100% इनहेल गैस, 100% गैस इनहेल करते हैं। उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और भी गैस होती है। लेकिन मुझे पता है हमारे लंग्स जो हैं, हमारे लंग्स जो हैं, या हमारे लंग्स में ब्लड मौजूद है, ब्लड में हीमोग्लोबिन मौजूद है, और हीमोग्लोबिन जो है आपका, हीमोग्लोबिन, या फिर आप ये कह सकते हो लंग्स जो है केवल किसको छानेगा, केवल किसको लेगा, ऑक्सीजन को लेगा। तो केवल ऑक्सीजन हमारे लंग्स में नहीं जाएगी, जाए तो कि सारी की सारी गैसें, सारी गैसें गई 100%, लेकिन लंग्स के जो एल्वियोलाई है, जिसको हम लंग्स की छलनी बोलते हैं, जिसको फिल्ट्रेशन करती है गैसों का एल्वियोलाई, एल्वियोलाई क्या करेगी, हीमोग्लोबिन केवल व केवल ऑक्सीजन को लेगा, और ऑक्सीजन को भी कितने लेगा, मेरी सुनिएगा, 21 में से केवल 4% ही ऑक्सीजन लेगा। एक बात याद रखिएगा, कितनी रखेगा, लंग्स कितनी रखेगा, ये यहां पर लिख देता हूं, केवल 4%, केवल 4% ही लंग्स रखेंगे, 17 वापस भेज देंगे, 17 वापस उल्टी भेज देंगे भाई, 17 जाओ, 4 की जरूरत है, अंदर लेके 4 ऑक्सीजन ने क्या किया, ब्लड के पास गई, ब्लड ने क्या किया, ऑक्सीजन ने एनर्जी बनाई, CO2 रिलीज हुआ। अब वो जो CO2 रिलीज होगा वो ऑक्सीजन से ही तो कन्वर्ट होगा, और अब जो 4% जो रिलीज होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना रिलीज होगा, केवल 4%। अब आप कहोगे सर केवल 4% ही क्यों ली, हमारे पास तो 21 थी, 17 वापस भेज दी इसने, क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन केवल 4% ऑक्सीजन ही रख सकता है। हालांकि ये परसेंटेज में वैल्यू होती है 4.4 के करीब, मैंने एन एवरेज बता दी ताकि आप क्वेश्चन को ठीक कर दो, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कितना बाहर निकालता है, एक्सहेल कितना करता है, इनहेल कितना करता है, 4%, तो एक्सहेल भी, इनहेल तो 100% करता है, लेकिन लंग्स कितना रखता है, 4%, तो हम बाहर भी कितना निकालेंगे, 4% निकालेंगे, 4.4 इज द राइट आंसर, 4.4 जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ थ्रोट। तो बाहर जो निकला हुआ जो हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। व्हाट इज ट्रैकिया, ट्रैकिया ये सांस की नलकी है, ये वाली नलकी, ये ट्रैकिया है। ये जो है इसको हम विंड पाइप के नाम से जानते हैं, विंड पाइप के नाम से जानते हैं, जिसकी लंबाई जो है ओइसोफेगस की आधी होती है, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर होती है। ओइसोफेगस यानी कि आहार नली, भोजन की नल की 25 सेंटीमीटर, और इसकी आधी जो है आपकी ट्रैकिया। ब्रोंकी क्या होती है, ब्रोंकी, ट्रैकिया आगे जाके 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। लंग्स आपने देखे होंगे, ये देखिएगा, ये ट्रैकिया है आपका, ये ट्रैकिया आगे जाके 2 भागों में विभाजित हो जाता है, फिर मल्टीपल ब्रोंक्यूल्स बन जाती हैं, फिर एल्वियोली बन जाती हैं, और फिर आपके लंग्स की फॉर्मेशन होती है, ऐसे ही तो होती है। तो ट्रैकिया जब 2 भागों में विभाजित होती है उसको हम ब्रोंकी बोलते हैं, और ब्रोंकी जब मल्टीपल डिवाइड करती है तो उसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और जो ब्रोंक्यूल्स एक ब्लड वेसल्स का गुच्छा बनाती है तो इसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। और ये सभी चीजें मिलकर आपके लंग्स की फॉर्मेशन करती हैं, यानी कि फेफड़ों की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है भाई, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स फॉर गैस एक्सचेंज इन इंसेक्ट। इंसेक्ट रेस्पिरेशन किससे करते हैं, देखिएगा हम रेस्पिरेशन लंग्स से करते हैं, लेकिन इंसेक्ट जो हैं वो ट्रैकिया से ही रेस्पिरेट कर लेते हैं, किससे, ट्रैकिया। अब देखिएगा यहां पर ऑप्शन में 2 दे रखे हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा बन गया है। अब आंसर इसका जो है मैं स्पाइरेकल्स भी कर सकता हूं, और आंसर जो है मैं इसका ट्रैकिया भी कर सकता हूं। क्वेश्चन क्या दिया गया, देखो
इसमें क्वेश्चन कहा गया है कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नालिकाओं का नेटवर्क क्या कहलाता है। वायु की बहुत सी नलकियां होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो वो नेटवर्क जो है वो स्पाइरेकल्स कहलाता है। और पूरा का पूरा जो ये आपका ट्रैकिया होता है ना, ट्रैकिया के अंदर बहुत सी नलिकाएं होती हैं जिसको हम स्पाइरेकल्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ट्रैकिया ना करके आप स्पाइरेकल्स करोगे तो ठीक रहेगा। हालांकि ट्रैकिया भी ठीक रहता है, लेकिन अगर स्पाइरेकल दे रखा है तो आपको स्पाइरेकल ही करना पड़ेगा। गिल्स, मछलियां जो हैं, फिश जो हैं, वो आपके गिल्स से रेस्पिरेट करती हैं, याद रखिएगा। मेंढक जो है, फ्रॉग जो है, फ्रॉग वो स्किन से भी, फ्रॉग जो है वो स्किन, गिल और लंग्स तीनों से जो है रेस्पिरेट कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। व्हाट हेल्प्स मेक द एसिडिक फूड एल्कलाइन दैट इज कमिंग फ्रॉम स्टमक। देखिए आपका जो स्टमक होता है, जिसको स्टमक बोलते हैं, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो एक एंजाइम रिलीज करती है जिसका नाम होता है HCl। ये वो एसिड है जिसका पीएच वैल्यू कितना है, 0, यानी कि वही एसिड है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। तेजाब है ये। अब तेजाब पेट में है, यानी कि आपके फूड का नेचर कैसा हो गया, एसिडिक। अब इसको बेस बनाना है, कंट्रोल करना है इस एसिडिटी को। तो इसके लिए आपका जो लीवर जो है एक जूस रिलीज करता है जिसका नाम है बाइल जूस। क्या नाम है, बाइल जूस। और बाइल जूस जो है उसका नेचर कैसा होता है, उसका नेचर बाइल जूस बेस नेचर का होता है। ये आपका एसिड है, तो हमें तो बेस बनाना ना, यहाँ हमें एल्कलाइन बनाना है। एल्कलाइन का मतलब बेस यानी कि क्षारीय बनाना है, अम्लीय को क्षारीय में बदलना है। तो हमें अम्लीय तो पहले से ही है स्टमक में। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस भी अम्लीय है, ये भी अम्लीय है, पेप्सिन भी अम्लीय है। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो बाइल जूस जो है वो लीवर द्वारा रिलीज किया जाएगा ताकि स्टमक का एसिडिक नेचर बेस में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ लाइपेज इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। देखिए डाइजेशन का मतलब क्या है, डाइजेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में बदलना। और सिंपल में बदलने के लिए कॉम्प्लेक्स फूड को आपके पास एंजाइम होते हैं। एंजाइम का काम ही ये है कि फूड को ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। और अलग अलग एंजाइम अलग अलग जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन है लाइपेज से। लाइपेज आपके फैट को तोड़ता है। लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है कौन, लाइपेज। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन जो है फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, लाइपेज। प्रोटीन का डाइजेशन अमीनो एसिड में होता है। प्रोटीन किस में डाइजेस्ट होता है, अमीनो में डाइजेस्ट होता है, अमीनो में। और इसको कौन करता है, ट्रिप्सिन। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो ग्लूकोज में होता है। और ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करता है, ये करता है अमाइलेज। और ये तीनों जो हैं एक ही जूस द्वारा रिलीज किए जाते हैं या फिर पैनक्रियाज द्वारा रिलीज किए जाते हैं। ये सभी आपके अग्नाशय रस पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं। इसलिए पैनक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। हमारा पूरा फूड जो है इसी फॉर्म में डाइजेस्ट होता है, याद रखिएगा। हालांकि फैट को इससे पहले, लाइपेज से पहले बाइल जूस डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को ट्रिप्सिन से पहले पेट का पेप्सिन डाइजेस्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट को अमाइलेज से पहले लार का टाइलिन डाइजेस्ट करता है। यानी कि इनका 2 बार डाइजेशन होता है। 2 बार क्यों होता है, क्योंकि हमें इसको मोनोसैकेराइड बनाना है। मतलब मोनो यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। पहले हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स खाते हैं, कॉम्प्लेक्स से पहले थोड़ा सिंपल होता है। जैसे कि फैट को हल्का सिंपल करता है कौन, बाइल जूस हल्का सिंपल कर देता है। प्रोटीन को हल्का सिंपल करता है जो पेप्टीन जो है आपका पेप्सिन। ठीक है, ऐसी कार्बोहाइड्रेट को हल्का करता है टाइलिन। और लास्ट में कंप्लीट डाइजेशन कौन करते हैं, वो। तो इनका जो है डाइजेशन याद रखिएगा। तो इसमें क्वेश्चन जो है आपके किससे है, लाइपेज से है। तो लाइपेज आपके फैट को नहीं, किसको, हाँ, लाइपेज जो है आपके फैट को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन द एमल्सिफाइड फैट में जो है डाइजेस्ट करता है। रफेज का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन इन्हीं 3 चीजों का होता है बस। नहीं विटामिन का डाइजेशन होता है, नहीं रफेज का डाइजेशन होता है। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द लीवर। लीवर सभी को पता है लीवर के बारे में
ये आपका हेपेटिक सेल से बना हुआ होता है, कुफर सेल भी होती है इसके अंदर। हेपेटिक सेल की क्वालिटी होती है कि रिकवरिंग सबसे तेज होती है, यानी कि सबसे फास्ट रिकवर करने वाला ऑर्गन लीवर होता है। लीवर बॉडी के अंदर जो जहरीले पदार्थ हैं उनको खत्म करता है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है। उसके साथ ये बाइल जूस को रिलीज करता है ताकि बाइल जूस फैट को डाइजेस्ट कर सके। उसके अलावा लीवर जो है कुछ चीज़ों को स्टोर रखता है, विटामिन, फैट, जो प्रोटीन, ताकि भविष्य में इनका यूज कर सके। तो लीवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा गलत है? तो इट इज सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल ऑन लेफ्ट साइड। नहीं, लीवर होता है यहाँ यहाँ, और ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी होती है, और एब्डोमिनल कैविटी की अपर साइड के राइट हैंड में क्या होता है, आपका लीवर होता है, और ये कह रखा है लेफ्ट। ये गलत है, यही ठीक हो जाएगा। ठीक है, और सारी चीज ठीक है। बाइल जूस का को रिलीज करता है कौन? लीवर। और बाइल जूस स्टोर कहाँ पर होता है? गाल ब्लैडर में। पॉइंट नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, और रेडिश ब्राउन कलर की होती है कौन भी? आपकी लीवर। ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लीवर ग्लैंड सेक्रेट्स दैट आर स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। तो लीवर किसको सेक्रेट करता है? हम कर चुके हैं इसको। तो लीवर जो है आपके बाइल जूस को सेक्रेट करता है। ठीक है, बाइल एक बेस नेचर का लिक्विड होता है, बेस नेचर का लिक्विड होता है। कलर इसका येलो होता है, येलो इस कलर का जो है पिगमेंट होता है। गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। फैट को जो है ये डाइजेस्ट करता है कौन भी? आपका बाइल। एस्ट्रोजन जो है आपका, एस्ट्रोजन आपका सेक्स हार्मोन है। HCl जो है आपका जो है स्टमक या गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा जो है रिलीज किया जाता है स्टमक में। मुक्कस जो है स्टमक की लेयर है, स्टमक में मुक्कस होता है। नेक्स्ट एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च बिगिंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। सबसे पहले जो डाइजेशन होता ना, वो आपके मुख के अंदर टाइलिन एंजाइम करता है। लार द्वारा यानी कि स्लाइवा के द्वारा रिलीज किया गया टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो है हाफ डाइजेशन करता है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये माउथ से स्टार्ट होता है, और इस कैविटी को हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी जो है हम बोलते हैं। याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, रेक्टम और ऑइसोफेगस ये दो ऐसे ऑर्गन हैं जहाँ पर किसी भी टाइप का डाइजेशन नहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है आखिरी डाइजेशन जो है, लास्ट डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। डाइजेशन का काम यहीं पर ख़त्म हो जाता है, और हमारा जो टॉपिक भी जो है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। चाहेंगे जाने की अनुमति, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।